जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन के साथ वेरिएशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? तो पहले हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की कि कंसंट्रेशन के साथ क्या वेरिएशन आता है इनमें। तो देखिए, ये हमारे पास सेल है जिसमें हमने एनोड कैथोड, ये इलेक्ट्रोड डाली हुई है। बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से इन्हें कनेक्ट किया गया है और यहां बीच में हमने इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है कोई भी, और वाटर इसमें होगा ही। अब देखिए, जब पानी में इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं तो हमें पता है कि वो आयंस में डिसोसिएट होता है। ठीक है, मैं एक और सेल बना देता हूं। यहां भी हमने वाटर में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। ये जो टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आया है। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालते हैं, वो अपने आयंस में टूटना स्टार्ट हो जाता है। मैं एक तरफ बात करूंगा वीक इलेक्ट्रोलाइट की, एक बार बात करूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। लेफ्ट साइड पर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट लेके चल रहा हूं और राइट साइड पर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेके चल रहा हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जितने लिए उतने के उतने क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए। 50 मॉलिक्यूल लिए तो 50 मॉलिक्यूल टूट गए। इसके मान लो हमने 10,000 मॉलिक्यूल लिए, उसमें से कोई एक या दो मॉलिक्यूल टूटेगा। ठीक। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं उन पर डिपेंड करती है, उनकी कंडक्टेंस होती है। तो अगर मैं इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब लेता हूं, मैं देखता हूं भाई इसमें तो एक ही आयन आ रहा है। वहीं अगर मैं इधर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, उसका जब 1 सेंटीमीटर क्यूब लूंगा तो उसमें कंपेरेटिवली नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो कंडक्टेंस होती है आयंस के कारण ही होती है। तो मैं एक तरफ लेकर चल रहा हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट, और एक तरफ मैं लेकर चल रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर क्या है, आपके जो नंबर ऑफ आयंस है कम है, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। तो मैं सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहा हूं? मैं डिस्कस कर रहा हूं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को। ठीक है, इधर भी और इधर भी, एक तरफ स्ट्रॉन्ग एक तरफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें क्या हुआ? मैं लिखूंगा कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी decreases because number of ions per unit volume decreases। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं
वो बहुत ही कम मात्रा में डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। इसलिए आयंस कम हुए और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस होते हैं उन्हीं की कंडक्टेंस को बोलते हैं। इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, जितना इसमें डाला उतना इसमें डाला, तो आयंस क्या हो गए, बढ़ गए, क्योंकि ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट होते हैं। तो इनके केस में क्या होगा, पर सेंटीमीटर क्यूब कह दो, पर यूनिट वॉल्यूम कह दो, इंक्रीज। और ये इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है डिसोसिएट ऑलमोस्ट 100%। तो आयंस बढ़ गए, आयंस के बढ़ने के कारण क्या हुआ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बढ़ गई। अब बात करते हैं मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। एक तरफ रहेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक तरफ रहेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां मैं बात करूंगा वीक इलेक्ट्रोलाइट की, और यहां मैं बात करूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। इसे पहले ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली क्या होता है, देखिए अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो क्या देखा गया, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों की दोनों क्या डिक्रीज करती जाती है, ऐसे, ठीक है। मान लो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 ऐसे लेके चल रहे हम लोग, तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करती जाएगी। जैसे कि मान लो इधर जब कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी, है ना, राइट की तरफ बढ़ती जाएगी, एरो राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहां से ऐसे लेके चले तो हमने क्या देखा, ये मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू आएगी, कंसंट्रेशन बढ़ाई तो ये क्या होगी, कम हो गई, नीचे की तरफ आ गई, और कंसंट्रेशन बढ़ाई तो ये और कम हो गई, और कंसंट्रेशन बढ़ाई तो ये और कम हो गई। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या है, जो हमारी मोलर या इक्विवेलेंट, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है दोनों के लिए क्या डिक्रीज करती जाती है। ये किसके लिए है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिया HCl, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड लो या स्ट्रॉन्ग बेस लो या कोई सॉल्ट लो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक। और अगर बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो वेरिएशन था ये कुछ इस तरह का आया, CH3COOH एसिडिक एसिड, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये भी क्या कर गया है, इसमें वैल्यू आप देखो डिक्रीज करती जा रही है, जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है डिक्रीज कर रही है ना, और इसमें तो डिक्रीज हो रहा है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक। तो दोनों डिक्रीज करती है, लेकिन दोनों के डिक्रीज करने के कारण अलग अलग होते हैं। पहले बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो बहुत ही कम टूटता है। तो अगर मैं इसके लाख मॉलिक्यूल ले रहा हूं उसमें से कोई एक टूट रहा है,
तो जैसे जैसे मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा, मतलब मैं ऐसे मॉलिक्यूल ऐड करता जा रहा हूं सॉल्यूशन में जिनके टूटने के, डिसोसिएट होने के चांस क्या है, ना के बराबर है। और जब आयन ही नहीं बनेंगे तो कंडक्टेंस कैसे आएगी? तो इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस के, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के डिक्रीज होने के पीछे कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं dissociate in very small extent, so number of ions decreases। इसके कारण क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर जाते हैं। और आयंस से क्या होते हैं? आयंस आर चार्ज कैरियर्स या करंट कैरियर्स। इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, और यही डिक्रीज कर गए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, दोनों क्या कर जाएंगी? डिक्रीज कर जाएंगी। अच्छा जी, तो इसी कंसंट्रेशन बढ़ने से घट गया, समझ में आया। ये क्यों घटा? क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट होता है, तो अगर ज्यादा लूंगा तो ज्यादा आयन बन जाएंगे, तो ज्यादा आयन बनेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए थी। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पीछे रीजन क्या होता है? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये डिसोसिएट होते हैं ऑलमोस्ट 100%। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके कारण क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, इंक्रीज इन लार्ज एक्सटेंट। ठीक है जी। उससे क्या हुआ? उससे फर्क ये हुआ कि जब बहुत ज्यादा प्लस माइनस हो जाएंगे तो उनके बीच में गैप क्या हो जाएगा? कम। और जब काफी क्लोज आ जाएंगे तो दोनों अपोजिट चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा? इंटर आयोनिक अट्रैक्शन हो जाएगा, तो जिसके कारण ही अपने से अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। सो इंटर आयोनिक डिस्टेंस, सॉरी, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसमें इंटर आयनिक अट्रैक्शन बढ़ने के कारण ऐसा होता है, और इसमें क्योंकि आयन से कम बनते हैं इसलिए ऐसा होता है कि ये दोनों ही क्या है? डिक्रीज करती हैं मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, चाहे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट ले या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले। तो अब चलते हैं इससे आगे, डाइल्यूशन वाले केस को डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि डाइल्यूशन के साथ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ता है। देखिए, हमने जो ग्राफ बनाया था, अभी अभी मैंने जो आपसे ग्राफ डिस्कस किया था, मैंने इस ग्राफ को ऐसा नहीं किया था कि बिल्कुल ही वाई एक्सिस से मिला दिया, मतलब मैंने कुछ इसको इस तरह से बनाया था, यहां से कहीं बीच से ऐसे, इस तरह से मैंने इसे दिखाया था। अब देखो होता क्या है,
ये कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना, तो अगर वापस मैं वाई एक्सिस की क्लोज आऊंगा, ऐसे 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 आता गया आता गया आता गया, इस पॉइंट पर लगभग कंसंट्रेशन क्या है, 0। तो लगभग केस क्या है, डाइल्यूशन का। तो उम्मीद तो क्या करते हैं हम लोग, उम्मीद ये करते हैं कि जैसे स्ट्रेट लाइन जा रही, थोड़ा आगे बढ़ा दो, ऐसे इस पे टच कर जाएगा, ये ऐसे इस पे टच कर जाएगा और इनकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो मैं इस तरह से डॉटेड करके ग्राफ को एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं ना, इसको एक्स्ट्रा प्लोटेशन बोलते हैं। ये चीज मैंने करके दिखाई है। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा से कुछ खास लेना देना नहीं है। मतलब है कि हमारी उम्मीद है कि ऐसा होगा भाई, ऐसे मिल जाएंगे यहां जाके। प्रैक्टिकली करते हैं तो वैसी चीज नहीं मिलती है। प्रैक्टिकली कैसे क्या कुछ मिलता है वो डिस्कस करेंगे हम भी आगे। देखिए, पहले बात करूंगा मैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। तो अभी लास्ट केस जो था, अभी जो हमने डिस्कस किया था, मैंने उसमें एक सेल लिया, उस सेल में मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया था। सेल की दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से इस तरह से कनेक्ट कर दिया था, और इस तरह से हमने वाटर में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया था। ठीक है जी, हमारे पास आयंस बन गए थे। तो यहां मैं आयन बना देता हूं कुछ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, डाइल्यूशन मतलब क्या हो गया, अब इन्हीं को ना मैं एक बड़े सेल में डाल देता हूं। मैंने क्या किया, इन्हीं को बड़े सेल में डाल दिया। ठीक है, इस तरह से। अब समझना, ये जो आयन पास पास थे, अब जब मैं इधर डालूंगा, यहां हमारा ये पानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं मैं पहले। ये 10 थे ना, इनमें क्या था, इंटर आयनिक अट्रैक्शन जा रहा था, बहुत पास पास थे। जब ऐसे डालूंगा तो अब क्या होगा, ये खुले खुले हो जाएंगे, और जो केस था इंटर आयनिक अट्रैक्शन वाला, कि इनके बीच की दूरी इतनी कम हो जाती है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते इलेक्ट्रॉन की तरफ आसानी से मूव नहीं होने देते हैं, अब क्या है, ये दूर हो चुके हैं। अब बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, ये अपोजिटली चार्ज आयन की तरफ मूव कर सकते हैं, है ना। पर यहां पर एक चीज समझना, पहले बात करो मैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस की संख्या पर डिपेंड करता है ये, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस थे, उनकी कंडक्टेंस के हिसाब से इनको निकाला जाता है। तो अगर आप देखें तो यहां पे 3 आयन नजर आ रहे हैं, यहां पे 1 आयन नजर आ रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या डिक्रीज करेगी, फिर चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग। क्योंकि देखो वीक तो क्या था, वीक में तो और भी कम आयन थे, और पानी में डाल दूंगा वो भी क्या हो गया, दूर। अच्छा, यहां पे एक खेल और होगा, पर पहले मैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात बोलता हूं, ठीक है ना, कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये कहता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बढ़ेगी, सॉरी घटेगी। क्यों घटेगी, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए ऐसा होगा। अच्छा जी, फिर मोलर कंडक्टिविटी और उसकी बात करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। तो यहां पर है आपका मोलर एंड, पहले यहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखता हूं मैं, वीक
इलेक्ट्रोलाइट, यहां लिखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं पहले बात करूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा। देखिए हमारे पास जो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था, मैं वीक को भी लिख ही नहीं रहा हूं, पहले मैं स्ट्रॉन्ग को डिस्कस कर लूंगा, आप लोगों, स्पेस कम है मेरे पास यहां। तो मैं बात करता हूं हमारे पास जो मोलर कंडक्टिविटी थी, फॉर्मूला क्या था उसका, K इंटू 1000 डिवाइड बाय m। मैंने बताया था इसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी थी क्या, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने आयन बने उनकी कंडक्टेंस, तो 1 मोल। तो यहां पे समझना आप जरा, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं 1, तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, तो ये 1 हो गया। तो मोलरिटी क्या आ गई मेरे पास, मोलरिटी आ गई 1 इंटू 1000 डिवाइड बाय v। तो वॉल्यूम क्या आ गया मेरे पास, 1000 डिवाइड बाय m। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि कप्पा इंटू वॉल्यूम, यही तो मतलब हो गया इसका। अब ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये क्या है, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मैंने अभी पढ़ा है कि क्या होती है, डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करती है, ठीक है जी। तो ये क्या कर जाएगी, ये डिक्रीज कर जाएगी, इसकी कर गया डिक्रीज। लेकिन वॉल्यूम क्या कर गया, इंक्रीज। या कहूं जो देखो आप अगर इसको देखो, मैं अगर मोलरिटी की टर्म में बात करूं इधर, तो जब मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यहां कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट में डाला, इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो गया ना, वो अट्रैक्शन जो उसी कंडक्टेंस को डिक्रीज कर रहा था, इंटर आयनिक अट्रैक्शन के कारण आयन के बीच में दूरी बढ़ी, इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हुआ, तो इससे क्या होगा, इससे उसकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। मैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल की बात कर रहा हूं कि ओवरऑल का आइडिया तो कुछ ऐसे लग गया। अब इसको अगर मैथमेटिकली समझते हैं तो दूसरी चीज है इसके अंदर वॉल्यूम। ये क्या बताता है कि डाइल्यूशन का मतलब क्या है, डाइल्यूशन का मतलब ये आपका सोल्यूट नेग्लिजिबल हो, मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो ना नेग्लिजिबल हो। तो ऐसे में जितने भी आयंस यहां थे, जब उनको मैं सोलवेंट लूंगा और कितना लूं कि ये ना के बराबर महसूस हो, तो काफी ज्यादा वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम वाला फैक्टर जो होता है इसमें ज्यादा इंक्रीज करता है, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वाला फैक्टर उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं करता है। तो इसलिए जो ओवरऑल जब ऐसी चीजें हो ना कि दो फैक्टर एक दूसरे का अपोज कर रहे हो, तो ऐसे में एक्सपेरिमेंटली डाटा देखा जाता है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पता चला कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो आपके वॉल्यूम वाले फैक्टर पर ज्यादा डिपेंड करती है। और वॉल्यूम वाला फैक्टर क्या कहता है, वो ये कहता है कि ये ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए बढ़ने वाली चीज ज्यादा है, घटने वाली उसकी कंपैरिजन में कम प्रभावशाली है। तो नेट रिजल्ट क्या आता है कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। सेम टू सेम यही एक्सप्लेनेशन किसकी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मलिटी। तो सेम टू सेम केस उसके लिए आएगा। तो यहां से क्या पता चलता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसे इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मोलरिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो होती है। और यहां पर जब डाइल्यूशन वाला केस आया है, तो डाइल्यूशन वाले केस में क्या हुआ है, जो हर 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस है वो कम होते चलेगा ना, दूर दूर होते चलेगा ना, इनके बीच की दूरी बढ़ती चली गई। तो नंबर ऑफ मोल्स, किसके नंबर ऑफ मोल्स, ये इलेक्ट्रोलाइट के नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है। तो हर 1 सेंटीमीटर क्यूब में डाइल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, कम। तो मोलरिटी भी क्या हो गई है, कम। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या कर जाएगी, विद डाइल्यूशन डिक्रीज कर जाएगी। और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या कर जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो आप इसको अगर वॉल्यूम की जगह एक्सप्लेन ना करके मोलरिटी के बेस पर एक्सप्लेन करेंगे वो भी चलेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। बल्कि थोड़ा सा मैं एक चीज बताना चाहता हूं,
देखो जो हमने ग्राफ बनाया था अभी, जो हमने ग्राफ बनाया था यहां मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में, इस तरह से, और इस तरह से इसका एक्सट्राप्लोटेशन किया था, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास है HCl। अच्छा, अगर इसी में मैं KCl भी बनाऊं, KCl का इसके नीचे आएगा, आपको ऐसा कैसे पता चलेगा आपको ये नीचे आएगा? समझाएंगे। ये टॉपिक सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होगा, ये नेक्स्ट लेक्चर तक भी जाएगा। तो वहां मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि कैसे किसको ऊपर है किसको नीचे दिखाना, उसका भी कैसे पता चलता है। तो फिलहाल मैं इसी की बात करता हूं। तो देखो, अगर मैं बोलता हूं इस पॉइंट पर, तो यहां पे कंसंट्रेशन क्या लगभग लगभग 0, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं तभी तो बढ़ रही है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरफ आ रहा हूं लेफ्ट की तरफ, तो कंसंट्रेशन का तो यहां पे क्या लगभग लगभग 0। तो ये एक तरह से मोलर कंडक्टिविटी किस पॉइंट पर है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो कुछ बुक यहां नोट लगा देते, तो कुछ इन्फिनिटी बना देते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देती है, ठीक है। दोनों में कुछ फर्क नहीं, अपना अपना इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है इनका। तो एक साइंटिस्ट रहे हैं, मतलब एक इक्वेशन आई, उस इक्वेशन का नाम था डिबे-हकर और सागर। क्या है ये इक्वेशन? ये इक्वेशन है कि किसी भी कंसंट्रेशन पे, मतलब 0.1, 0.2, 0.3, किसी भी कंसंट्रेशन पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, वो उस इलेक्ट्रोलाइट के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, उसमें से B√C को माइनस कर दो तब आती है। मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होगी किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वो उस इलेक्ट्रोलाइट, उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो कंडक्टिविटी होती है उसके मुकाबले कम होती है। इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं तब इसके बराबर आ रहा है। जैसे मैं लिखूं 4 और यहां लिखूं 5, तो ये इक्वल टू का मतलब क्या होगा कि ये नंबर इसके बराबर आ सकता है जब इसमें से क्या माइनस कर दो, माइनस का 1। तो 5 - 1, जैसे ये 4 है, ये 5 है, तो यहां इक्वल करना, मुझे क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा। तो ये क्या है? कुछ माइनस हो ना इस नंबर में, तब इसके बराबर आया है। तो ऐसे यहां पर है कि आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, उसमें से कुछ माइनस करोगे तो किसी कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी उसके बराबर आएगा ये, ठीक है। क्या ये हमारी y = mx + c से नहीं मैच कर रही है ये? अब क्योंकि यहां पे इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। और कैसे आएगी? डिक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग वाला ग्राफ आएगा इसका, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के इक्वेशन के लिए इक्वेशन है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये हमने कंसंट्रेशन वाली बात की थी और मैं डाइल्यूशन वाले ग्राफ को लेके चल रहा हूं। तो डाइल्यूशन वाला जो ग्राफ है, कंसंट्रेशन वाला ग्राफ है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो मैं बात कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को उठा लूं इस केस में, अब मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूंगा। CH3COOH, HCOOH की थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है, ऊपर आएगा। क्यों होगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या कहता है, देखो अब ना, अगर इसको मैं आगे बढ़ा के चलूं, कहां जाके मिलेगा पता नहीं। तो इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं डाइल्यूशन वाले केस में, उन्हें ग्राफिकली शो नहीं किया जा सकता। और इसीलिए आया था कोहलरॉस लॉ। कोहलरॉस लॉ और कुछ नहीं है कि इन्हें ग्राफिकली नहीं दिखाया जा सकता। तो अब इनकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस का कैसे पता करें? मतलब एक तो ये टूटते ही ना के बराबर है अपने आयंस में, ऊपर से इनको क्या करो, इनको इतना कम ले लो, बिल्कुल नेग्लिजिबल। तो नंबर ऑफ आयंस बनने के चांस क्या हो गए? बिल्कुल ना के बराबर। तो कंडक्टेंस क्या होगी हम बता नहीं सकते। तो उसके लिए कोहलरॉस लॉ आया था, उसने बताया था कैसे निकाला जा सकता है। तो फिलहाल मैं इसकी बात करता हूं कि इसके केस में क्या होता है। देखिए, हाँ, अभी एक चीज मैं बताना भूल गया आप लोगों को। यहां पर जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये, इसमें सी तो है
ये बी क्या है? बी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो विस्कोसिटी ऑफ सोलवेंट पे, सोलवेंट कितना गाढ़ा है। दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सोलवेंट पे। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? देखिए पहले एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मेरे पास सूखा नमक है, टेबल सॉल्ट Na+Cl-, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। अब मैंने डाल दिया इनको पानी के अंदर। जैसे मैं इनको पानी में डालता हूं तो पानी का जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हिस्सा है, मतलब H, वो इसकी तरफ भागा भागा आएगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हिस्सा है वो Na+ की तरफ आएगा, ऐसे, क्योंकि अपोजिट चार्ज है। तो अब क्या होता है, H पे क्या है? स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, इन पे स्लाइटली पॉजिटिव, और यहां O पे है स्लाइटली नेगेटिव। ये स्लाइटली नेगेटिव Na+ को अपनी तरफ खींचते हैं, ये स्लाइटली पॉजिटिव Cl- को अपनी तरफ खींचते हैं। इस कारण क्या होता है? NaCl अपने आयंस में टूट जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? वो बताता है कि जैसे कोई ये आयनिक कंपाउंड है कोई, इसमें जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके आयंस के बीच में, इसे जैसे आप सॉल्वेंट में डालोगे तो इसका बीच, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने गुना कम हो जाएगा। वाटर की बात रफली बता रहा हूं मैं आपको, ये रफली बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। ढंग से तो फिजिक्स में पढ़ाएंगे इसको। तो अब जैसे वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 80। तो इसका मतलब इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना, पानी में डालते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो गया? 80 गुना कम हो गया। इसलिए अधिकतर आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वाटर में बहुत इजीली सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। तो ये होता है बी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कैसे वेरी, उसकी मोलर कंडक्टिविटी का कैसे वेरिएशन आता है? वो इंक्रीज करती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम कोहलरॉस लॉ को पढ़ेंगे, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमें इतना ही डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। तो जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।